हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हमने सबसे पहले राजनीतिक पढ़ लिया। ठीक है, राजनीतिक पढ़ लिया, उसके बाद हमने आर्थिक पढ़ लिया, उसके बाद आर्थिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक। ठीक है, तो बिना टाइम जाया करने हम चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, पहले वाले पार्ट में अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और नहीं तो आप एक बार वीडियो जाके उसको देख लीजिए, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है हमने उस पिछले वाले चैप्टर में और पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण। सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए, वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नहीं नजर आता। घर में बैठे हो तब भी उसकी चपेट में हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आज के ज़माने में वैश्वीकरण से बचना नामुमकिन है। हर जगह को कोई ऐसा इंसान नहीं है जहाँ पर वैश्वीकरण का प्रभाव उस पर पड़ा ना हो। कुछ ना कहीं ना कहीं पड़ा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते पहनते या सोचते हैं, सब पर इसका असर है। मैंने आपको पहले पार्ट में पहले ही समझा दिया था कि ये सब पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। कैसे, इसमें हम जानेंगे। आइए देखते हैं। हम जिन बातों को अपनी पसंद करते हैं वह बातें भी वैश्वीकरण पे असर तय करती है। ठीक है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखकर हम इस भय को भी बल मिलता है। देखिए कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृति की खतरा पहुंचेगा। देखें, अब मान लीजिए आपका दोस्त है, उसको बर्गर बहुत पसंद है। ठीक है, उसको बर्गर बहुत पसंद है, वो रोज़ बर्गर खाता है। ठीक है, उसको बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो रोज़ बर्गर खाता है। ठीक है, तो एक दिन वो क्या किया कि उसने भी आपको ले गया साथ में। ठीक है, अब वो जिस रेस्टोरेंट में वो बर्गर खाता है वहाँ पर तुमको ले गया। अब उसने भी आपको वो बर्गर खिलाया। ठीक है, तो आपसे वो कहता कि मुझे बर्गर बहुत पसंद है। आपको उसने बर्गर खिलाया, फिर क्या होगा कि आपको अगर वो बर्गर पसंद आएगा, फिर आप किसी और को ले जाएंगे, फिर अब वो भी उसको भी ये बर्गर पसंद आएगा। तो ये ऐसे होता है कि देखिए, एक इंसान की पसंद दूसरे इंसान को, हमारी कोई पसंद नहीं होती, सामने वाले की जो पसंद होती है वही पसंद हमारी बन जाती है। उसको कहते हैं कि हमारा पसंद। ये होता है वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है, किसी को जिस दूसरे को वो चीज़ पसंद है, अब वो हमारे सामने रोज़ मतलब कि वही चीज़ खाता है या वही चीज़ पहनता है, तो हमें भी वो चीज़ें पसंद आने लग जाएगी। यही बात है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति रोज़ गाना सुनता है रोज़ एक। ठीक है, अब तुम रोज़ वही गाना सुन रहे हो तो तुम्हें भी वो गाना पसंद आने लगेगा। इतना समझ में आ गया। ये होता है वैश्वीकरण का प्रभाव। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखकर इस भय को बल मिलता है कि इस प्रक्रिया में खतरा पहुंचेगा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखिए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए इस भय को बल दिया गया। हमने पहले बता दिया, वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। देखिए, सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है, यह अर्थ नहीं है कि किसी भी विश्व संस्कृति का सदस्य हो रहा हो। ठीक है, विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व के पश्चिमी संस्कृति डाली जा रही है। ठीक है, लादी जा रही है। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय में यानी चैप्टर 3 में हम ये सब जान चुके हैं कि किस तरह से एक देश हमारे पर यानी पश्चिमी देश का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए, जो पश्चिमी देश होती है या जो ताकतवर संस्कृति वाला देश होती है, वो जैसा हमें हमारे ऊपर छाप डालती है वैसे ही इंसान बन जाता है। जिस तर्क को मैकडोनीकरण के नाम से जाना जाता है, मैकडोनीकरण के तरफ से इशारा करता है। ठीक है,
देखिए, हम ऐसा होता है कि जो बड़े विश्व वाले जो ताकतवर देश होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना छाप दूसरे वाले देशों पे डालते हैं ताकि वो उनके अधीन हो जाए या किसी न किसी तरह से उनका प्रभाव उस पर पड़ जाए। जैसे कि हम अब इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। आज इंटरनेट सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है। जो कोई इंसान होगा जो इंटरनेट का यूज़ कम करता हो, ठीक है, यानी सबका। नेक्स्ट देखिए, जो ये तर्क देता है वह अक्सर दुनिया का मैकडोनाल्डीकरण की तरफ से इशारा करते हैं, ठीक है। मैकडोनाल्डीकरण के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। मैकडोनाल्डी नहीं तो मैकडो के बारे में तो सुना ही होगा। आज बहुत कम लोग होंगे जो मैकडो में गए होंगे, और ज़्यादातर लोग पिज़्ज़ा वगैरह मैकडो से ही ऑर्डर करते हैं। तो सब क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। जो मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियाँ अब अपने प्रभुताशाली अमेरिकी ढर्के पर डालने लगी है, ठीक है। अब वो क्या करती हैं, वो अपनी संस्कृति भूलकर अमेरिका को अपनाने लगी हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध संस्कृति धरोहर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो अपनी संस्कृति तो इंसान भूलता जा रहा है, अमेरिका की जो संस्कृति है उसको अपनाता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उनकी जो संस्कृति की धरोहर है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसलिए केवल गरीब देशों के लिए नहीं बल्कि समुचित समानता के लिए खतरा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि संस्कृति के बारे में हम क्या करें। जो खान पीन, जो भी हम सोच वगैरह विचार करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो भी हमारे डेली रूटीन में रहता है, वो सब हमारी सांस्कृतिक है, और वो किस में ढलता जा रहा है, अमेरिकी ढर्के में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत और वैश्वीकरण। अब देखिए कि हमने वैश्वीकरण की बात कर दी, दुनिया में किस तरह से अपना प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत पे किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, वैश्वीकरण भारत से किस तरह से जुड़ा है, वो हम इसमें जानेंगे, ठीक है। देखिए, दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण के इतिहास विभिन्न कालावधियों से पहले भी हो चुका था, ठीक है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास पे कई सदियों का है, ठीक है। अब देखिए, ये सब आदान प्रदान सब हो रहा है कब से, बहुत सदियों से हो रहा है। किससे, भारत से। किसकी बात कर रहे हैं हम, भारत की, ठीक है। देखिए, औद्योगिक औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल की निर्यात तथा बनाए सामानों का आयात देश था, ठीक है। किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, जो कच्चे माल का निर्यात करता है और बने बनाए सामान को लेता है। कौन करता है, ये करता है भारत। किसकी बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों को सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए, ठीक है। हमें यह भी सब फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि वह हमारे अपने उत्पादित चीज़ों को बनाना सीखे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने निर्यात का काम बंद कर दिया पूरी तरह से। इस संरक्षणवाद में कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई हैं, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, तो कुछ जरूरी क्षेत्रों में जैसा स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिकता शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। इतना जितने के हकदार थे, देखिए, इतना समझ में आ गया आपको। यानी तरक्की हुई है, लेकिन जो शिक्षा की है, उस शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, आवास हुआ, इनमें बिल्कुल भी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने के वो हकदार थे, ठीक है। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे मैकडो में इंसान ज़्यादा खाता है, बाहर की चीज़ें कम खाता है। इससे क्या होता है कि जो मैकडो वाले हैं, तो वो कंपनियां क्या करती है, वो बाहर की हैं, तो वो पैसे बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो भारत में नहीं रहते, इसलिए जो भारत में जो वृद्धि दर है वो कम पड़ गया है। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं।
देखिए 1991 में वित्तीय संकट के उभरने और आर्थिक वृद्धि को ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। ठीक है, इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेश निवेश भी शामिल थे। इतना समझ में आ गया। यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब इतना अच्छा साबित हुआ कि है क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात पर सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों का सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। ठीक है, अब देखिए ये है कि हर इंसान का इसमें फ़ायदा नहीं हुआ। जो मैकडो है वो जो उच्च दर के जो व्यक्ति थे और जो निम्न दर के थे जो निम्न के थे वो बहुत नीचे गिरते गए और जो उच्च दर के थे वो क्या हुआ, वो ऊंचाई पे चलते गए। यानी इसमें जो फ़ायदा हुआ है वो जो उच्च दर के थे यानी बिजनेसमैन थे उनका फ़ायदा हुआ। बाकी जो और लोग थे वो गरीब से गरीब होते गए। किसके कारण ये हुआ? वैश्वीकरण के कारण। इतना समझ में आ गया। हम किसकी बात करें? हम भारत की बात करें कि वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। इतना समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे देखिए वैश्वीकरण का विरोध। ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध किस तरह से हुआ भारत में या कहीं भी, वो इसमें हम जानेंगे। देखिए वैश्वीकरण बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क हैं। ठीक है, अब वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वाले का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद एक खासकर व्यवस्था है जो धनियों को ज़्यादा धनी और गरीबों को ज़्यादा गरीब बनाती है। अभी मैंने बिल्कुल जस्ट अभी यही बात बताई है कि जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, राज्यों में कमज़ोर होने से गरीबों की हित की रक्षा करने वाले उसकी क्षमता में कमी है। ठीक है, वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचकों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित राजनीतिक अर्थ में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता वह चाहते थे कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के दौर फिर कायम हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो संरक्षणवाद है वो दोबारा कायम हो, वैश्वीकरण ना हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरा संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझा होगा। जहाँ पर गौर करें कि वैश्वीकरण विरोध आंदोलन की विश्वव्यापी नेटवर्किंग में भागीदारी करते हैं और अपने मिलीजुली सोच को रखने वाले दूसरे देशों के लोगों के गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण के विरोध बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोध नहीं बल्कि वैश्वीकरण की किसी खास कार्यक्रम के विरोध है जिसे साम्राज्य का एक रूप मानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा जितना मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये हमारी बुक भी ख़त्म हो, ये फर्स्ट बुक जो थी हमारी बुक भी ख़त्म हो गई। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट बुक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट बुक का होगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये बुक ख़त्म हो गई। अब हम इस बुक से सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर देखेंगे, PDF देखेंगे, समरी देखेंगे। ठीक है,
और उसके बाद हमारा जो सेकंड बुक है वो लगेगी, वो क्लियर होगी, उसके बाद उसकी समरी और उसके देखेंगे। तो इस बुक में या इस चैप्टर में या कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आया तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना। उसके बाद हम आपको जो भी PDF वगैरह को नोट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह सब दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आप एक बार बताएंगे तो ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले स्टेप बाय स्टेप करा जाए। पहले पढ़ लिया हमने, पहले चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन वाइज करें, उसके बाद हम PDF करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे हमारे जो पेपर से मार्क्स आने के चांसेस हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, तब तक